डिलेड बाय 5-7 मिनट्स, मुझे रिबूट करना पड़ गया। आई सी। फोटो तो आ गई है ना? हाँ, फोटो तो आ गई है। ठीक है। मैं बाहर। अरे यहाँ आवाज भी नहीं है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ रंजीत जी, उधर से भी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अब आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। हेलो। आप लोगों ने हाय श्वेता, हाउ आर यू? Hi sir, I'm good sir, thank you. आप लोगों ने सुमित और बाकी लोग जो आ गए हैं, बिकॉज सर प्रणाम। कैसे हैं आप? फाइन सर। नमस्कार सुमन गुलाटी जी। आप लोगों को पिछली क्लास के बारे में, बिकॉज पीपल वुड टेक सम टाइम, it might take about 5-7 minutes before everybody, the entire quorum is complete. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ पिछली क्लासेस से संबंधित कुछ अगर आपने पूछना हो तो आप पूछना शुरू कर दें। सर एक चीज जो पिछली क्लास में कवर तो नहीं हुई थी, लेकिन मेरा फिर भी एक क्वेश्चन है। ताजिक की विंडो जो हमारी कंसल्टेशंस में आपने बताया, दैट इज 1.5 years ahead, right? No, it's 3.5 years from both sides. 1.5 years from both sides. No, 3.5 years. 3.5. 3 साल पहली और 3.5 साल अगली। टोटल विंडो टाइम इज 7 years. बट ताजिक के अंदर ये है कि अगर कोई बड़ी घटना किसी के साथ, आवाज ही कर रही है, किसी के साथ में कोई बड़ी घटना अगर हुई है जी, तो ताजिक अपने विंडो को क्रॉस करता हुआ उस घटना को उठाता है। बेसिकली का मतलब है कि किसी के वहां पे कोई सपोज बर्गलरी हो जाए और उसमें बिल्डअप हो जाए, उसमें कोई कैजुअलिटीज हो जाए, लिविंग ए ग्रेट इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द पर्सन, और वो घटना 1990 में हुई हो, 1999 में हुई हो, तो ताजिक जो है उस तरह की पुरानी घटनाओं को भी पिकअप करता है अगर वो उस घटना का आपके मस्तिष्क पे बहुत बड़ा अगर असर हुआ है।
लेकिन ताजिक की जो यूजुअल विंडो है वो 3.5 साल ऑन बोथ साइड्स है. 3.5 years on the past, 3.5 years on the future. और वो इफेक्टिव ताजिक जो है, ताजिक में आपके प्लैनेट्स की जो दशाएं हैं, उन दशाओं के अलावा आपके ऊपर गोचरी प्लैनेट्स का, ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स का जो असर इस समय हो रहा है, उसका जो, इसके अलावा आपने जो पूजा पाठ की है या आपने जो दान किया है, या हाजी अली की दरगाह में गए हैं या अजमेर शरीफ की दरगाह में आपने चादर चढ़ाई है, या आपने कोई गुरुद्वारे का उपाय किया, कोई वैदिक पूजाएं की हैं, इस तरह से आपने अपने कर्माज में कोई भी अगर तब्दीली अगर आप लेके आए हैं, तो ताजिक जो है उस विंडो में उसको ताजिक उस विंडो में भी उसको पिकअप करेगा. और ताजिक जो है इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने किस तरह की पूजाएं की हैं, आपने किस तरह की घटनाएं की हैं, और इस समय ग्रहों का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, आपके ब्रेन में क्या है, इसका इम्पैक्ट पड़ा है, कोई इंडेलिबल इम्प्रेशन है या नहीं है. तो ये but anything which is having a very lasting kind of impression in the minds of the people is going to be reflected by the ताजिक chart. श्वेता, आपने कुछ पूछना हो, आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए. डॉक्टर सरोज, डॉक्टर सुमन, आपने कुछ पूछना हो, अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछिए. मैं जानना चाहता हूं कि पिछली क्लास में कौन सी बात ऐसी है जो, In fact, I will be very frank. Yeah. I was not very clear with anything in Tajik. So I tried to read, and maybe again I will have to read and come to that. If you can make clear, that will be better. no, I'm going to, well, ma'am, I'm going to do a recap of what we did last. We always go in the same way. We recapitulate what we have done in the last class, so that is going to help you. But I think that the greater help is going to be done by yourself, and for that I would request you to go through, take out some time to go through the video once again, and if you go through these videos, then things are going to get far clearer to you. So take out some 20-30 minutes time at intervening periods to watch the videos. So they're going to help you. I can understand that last time I was little faster, and Mr. Ashwani also pointed out to me, so I'm going to be more careful this time. So मैं चाहूँगा I have done basic astrology, but to be very frank, didn't practice with that. And maybe Tajik is little different than that. That is why I will certainly go through videos. Thanks for suggestion. Right. And I'll try to catch सुमन up. जी, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि ताजिक is not different at all from Vedic astrology. Only a difference that I see in Tazik is that some of the couplets, as against the Hindu Vedic astrology, all the stanzas, couplets are written in Sanskrit language. In Tazik, most of them are written in Arabic, Farsi, Urdu. So that's the difference. But we don't. We are not going to recite those couplets here. I'm going to give you the interpretations. The interpretations have been done by some of these stalwarts in this subject. How Tazik is going to be different as against the Vedic Hindu astrology is in terms of taking out the results. और जो वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपका नेटिविटी या जो हॉरोस्कोप का जो चार्ट आपका बनता है, मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी एक लिमिटेशंस हैं. उसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि वो आपके बारे में और आपसे जुड़े हुए लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, लेकिन उसके अंदर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस प्लेंटी मैनी हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि
the significations of the planets embedded with the significations of the 12 houses. So they create, and also the Karak concept. Karak also has a ministerial power. So when we are talking about the Bhav, Bhavesh and Karak, so any results coming out of the nativity horoscope, yani natal chart or the birth chart, are full of the combinations, permutations, combinations. So there the pick and choose is something which is always held by a client. You understand the client is going to be, understand the person who's seeking a answer to his query is not going to be transparent with you, if he's not going to talk to you about the subject matter on which he has greater concerns. All those evaluation of the permutation combinations are pretty tough and difficult. In case of Tazik, the good idea is that we also are going to do the silent query here, today's class. I'm going to do the quick recap, then we are also going to, हम इसमें silent query किस तरह से निकलती है उसके बारे में भी हम चूंकि बात करने जा रहे हैं. तो आप ये देखिएगा सुमन जी कि ताज़िक एक आपको एक हिंट ड्रॉप करती है कि आपके सामने जो आदमी बैठा है और आपसे पूछने के लिए आया है उसका मुद्दा क्या है. इसमें मुद्दे के ऊपर जो है ताज़िक बोलता है, इसीलिए इसकी दशाएं भी मुद्दा दशा कही जाती हैं. तो जब आपको ये पता चल जाता है कि मुद्दा क्या है और जब आपको व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर दैट इज द पर्सन इज एक्चुअली गोइंग टू सीक आउट टू यू, amongst all the permutation combinations of the dashas in the natal chart, you are going to then focus on that particular aspect. Supposing किसी का मुद्दा अपने बच्चे की एजुकेशन को लेकर है या अपनी हेल्थ को लेकर है और ताज़िक से आपको वो साइलेंट क्वेरी का जो एक मेथड है ताज़िक में, उससे हमें चूंकि ये बात पता चल जाती है, तो चूंकि आपको मुद्दा समझ में आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि the person is going to be greatly concerned about the education of his children. So now looking at the dashas and the Mahadasha and the Antardasha and Pratyantardasha, who's known as the delivery boy, and the Sukshmantardasha, which is going to talk about the subject matter, which is going to witness during that stream of dashas. So you're going to focus everything which is affecting his fifth house of children. So your approach is going to be far more focused here, and you are also out of the dilemma of evaluating the dashas with respect to innumerable permutations and combinations. तो ताज़िक अपने आप में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है, इसलिए आपको इसमें आसानी होने वाली है. और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ताज़िक के अंदर में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स आते हैं. बहुत ज़्यादा इसमें आपको माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती है और सिर्फ इसमें आपको एक मेथोडोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को समझना होता है और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जामा पहनाते हैं अपनी नॉलेज से, जो कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर की नॉलेज होती है. आपको यहाँ पे 19 क्लासेस में, रिमेनिंग ऑफ दी 18 क्लासेस में सभी नियमों को भी करा दिया जाएगा और उनको बड़े मेथोडिकल, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज वे में कराया जाएगा. तो आपको मालूम चलेगा कि किस स्टेप पे आपको कौन सा, किस मुकाम पे आपको कौन सा स्टेप लेना है. इसके बाद फिर आपको कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स भी दी जाएंगी. जिन एग्जाम्पल चार्ट्स को मैं शेयर करूंगा उससे हम लोगों का एक उसमें ओपन डिस्कशन होगा. उस ओपन डिस्कशन में आप में से बहुत से लोग अपना एक्यूमेन दिखाएंगे, अपनी नॉलेज का बेस भी दिखाएंगे और मैं आप लोगों को उसमें गाइड करूंगा लगातार, ताकि आपको हेल्प मिले और आप उन बातों को समझ पाएं. तो ताज़िक इज गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल रीडिंग ऑफ ऑल द रीडिंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजी दैट यू हैव अंडरटेकन सिंस many years and you're going to study for coming many years. So but this is going to be one of the pivotal, और एक ऐसी धुरी बनने वाला है, ये एक ऐसा pivotal subject बनने वाला है. You see, I'm not biased about Tazik. Let me tell you, I'm a teacher of medical astrology.
I'm also a teacher of Hindu Vedic astrology, the Jaimini Jyotish. I'm also teaching lot many subjects. But to tell you frankly, when I started by my forays into or my understanding of the Tazik subject, the entire Vedic Hindu astrology or the astrology based on the Parashari system or the Jaimini system became pretty easier, because it gave, the Tazik became the path finder. And also, one thing which I have also discussed in the last class is Tazik is also going to help you to give you graded systems. You see, people are now, if at all any science has to show any applicability to modernity, then we have to talk of grades, define grades everywhere. Simply saying that you're going to get a job is not going to satisfy you unless until I'm able to also tell you the grades that you're going to get, the CTC, the cost to the company that you're going to be offered annually, and also the span of control that you're going to enjoy, and the areas where you are going to work and function, and are there going to be any kind of different job description as against the job description that you already have had experiences. So therefore, this subject is far more relevant with respect to modernity, modern world applicability point of view. Today, last time also I told you that just by saying that you're going to buy a car is not going to satisfy you, because every Tom, Harry, Dickens, everybody has a car today. But to say that you're going to go for a sedan and to what value, and you are thinking about, and to also say that you're thinking about one particular brand, whether it is a hatchback or it is a sedan, and it is a very expensive car or it's a sports car. So that's what is going to be greatly applicable to the modern concept of defining things out of astrology. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब अपने वीडियोस को ऑन कीजिए ताकि मैं आपको बड़ा क्विक रिकैप देता हूं. Now, as against 23 people, we are 11 only, but we can't wait anymore now. सदफ, फातिमा आ चुके हैं. आप सब एक बार दर्शन तो दीजिए. आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना है, मैंने गुड आफ्टरनून बोलना है, अपनी शक्ल दिखाएं. Thank you very much, Bhandari ji. I think I will be more attentive now. Okay, thank you so much. सदफ जी, श्वेता, अपने वीडियोस को ऑन कर लें जी. थैंक यू. अच्छा देखिए, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, टू हैव ए क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास. देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये समझने की कोशिश की थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि चूंकि इसमें there are a lot of things which have actually come from the Vedic Hindu astrology or the Parashari system or the Vrihat Parashar Hora Shastra. क्योंकि वृहत पाराशर होरा शास्त्र से इसमें बहुत सी चीजें निकल के आई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें बहुत सी चीजें कॉमन हैं, जिसमें कि भावों के सिग्निफिकेशंस कॉमन हैं. तो मैंने आपको बताया था कि भावों के जो सिग्निफिकेशंस हैं, यानी किस भाव से कौन सी चीज आती है, वो सब इम्पॉर्टेंट है. और बाद में ताज़िक में आप देखेंगे कि चीजें हमारी जुड़ती जाएंगी, कुछ और चीजें भी हमारे को आने वाली हैं ताज़िक में, और जो कि हम उसमें एड ऑन्स करेंगे उसके अंदर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो जैसे भावों के सिग्निफिकेशंस को आप में से कितने लोग इससे वाकिफ हैं अच्छी तरह से? आप में से अगर कोई भी अगर वाकिफ नहीं है तो आप एक यहाँ पे रिएक्शन चार्ट होता है, रिएक्शन में आप उसमें आप अपना थंब अप कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको भावों के सिग्निफिकेशन में डिफिकल्टी है या भावों से क्या निकलता है वो आपको नहीं मालूम है. तो मैं फिर रिकैप में उसको मैं क्विकली अभी लेता हूँ. तो इसका मतलब है कि अगर किसी का रिएक्शन, अच्छा आप दोनों का रिएक्शन आया है, श्वेता जी का एंड भूपिंदर साहब का, सतीश सचदेवा साहब का, समित्रा बैनर्जी साहब का. ओके. सदफ फातिमा जो है इससे वाकिफ हैं, डॉक्टर सरोज को भी मालूम है, डॉक्टर सुमन गुलाटी को,
योगेश मेहता साहब को भी मालूम है और बाकी जितने भी लोग हैं उनको मालूम है। दैट्स अ गुड थिंग। देखिए पहली बात है कि इसमें जितने भी आपको वॉइस कम आ रही है क्या? अगर आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर लीजिए। आप आपको अनम्यूट करना होगा, उसके बाद आप बात कर पाएंगे। जी हाँ बोलिए। आपको अलाउ करना है। मेरा आपने क्या बोला? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं 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 नहीं, हाँ मैं बोलूंगा आपको क्लियर करना है। अच्छा, वो मैं समझ गया था। आपने आपने उसमें थम्स अप किया था तो मैं समझ गया था कि आपको उसमें अपनी क्लैरिटी नहीं है। देखिए जहाँ ताजिक में जो फर्स्ट हाउस है, जो लगना होता है, वो एक मुद्दे के बारे में बात करता है और उस व्यक्ति के बारे में बात करता है जो कि क्वेरेंट जिसे हम बोलते हैं, यानी कि प्रश्नकर्ता जिसे हम बोलते हैं, यानी प्रश्न पूछने वाले को ताजिक में पहला हाउस डिनोट करता है। जैसे ही आप ताजिक का चार्ट बनाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट हाउस जो राइजिंग हाउस है, जैसे उदित होने वाला हाउस कहते हैं, वो हाउस हमें बताता है कि वो जो प्रश्न करता है यानी कि जो क्वेरेंट है, वो क्वेरेंट का बिहेवियर क्या है, वो किस मुद्दे पे बात करने आया है, उसका कितनी सिंसियरिटी के साथ वो पूछने के लिए आया हुआ है और कितनी इनसिंसियरिटी है, या कितना वो आपके साथ में एक फ्रेंडली सोशल विजिट पे आया है तो उसने वो चूंकि जानता है कि आप ताजिक के रीडर हैं तो वो आपसे ताजिक का चार्ट, ये सारी बातें आपको प्रथम भाव से पता चलती हैं। लेकिन जो फर्स्ट हाउस से उससे बहुत सी चीजें जो कि वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी में निकलती हैं या पाराशरी ज्योतिष में निकलती हैं, वो सब चीजें कॉमन है ताजिक के अंदर में। तो जैसे मैंने फर्स्ट हाउस से बताया था कि आपकी फिजिक, आपकी पर्सनालिटी और आपकी सक्सेस, आपका एटीट्यूड, आपका फेलियर और आपका स्टैमिना, लॉन्जिविटी, और इस तरह से आपके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में प्रथम हाउस से सब कुछ पता चलता है। यानी कि फर्स्ट हाउस से ये पता चलता है कि आप कितना डोसाइल हैं, कितना कितने एग्रेसिव हैं, कितने क्रिएटिव हैं, क्योंकि इसमें लगन में जो राशियां पड़ती हैं वो राशियां हमें डिफाइन करती हैं कि व्यक्ति का किस तरीके से बिहेवियर पैटर्न होगा। और वो उसका सिग्निफिकेशंस जो है वो एक तो उन राशियों की वजह से होता है। जैसे आपको मालूम है कि अगर आप किसी मेष लगन के जातक की अगर आप कुंडली देख रहे हैं, एरीज असेंडेंट के आदमी की कुंडली देख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये एनर्जेटिक है, एंटरप्राइजिंग है, ये वॉरियर कास्ट है। और जैसे 159 जिनके लगन में राशियां पड़ी हैं तो आपको मालूम है सब वॉरियर कास्ट की राशियां होती हैं, आपको एंटरप्राइजिंग होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं और इनसबऑर्डिनेशन को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन फर्स्ट हाउस से प्राइमरली, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, अभी हम उसको रिकैप कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि फिजिक, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, सक्सेस, फेलियर, गुड हेल्थ, स्टेमिना, ये लॉन्जिविटी, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। और इसके अलावा एटीट्यूड के बारे में भी पता चलता है, क्रिएटिविटी है, एटीट्यूड है, इसका ये प्राइमरी भाव माना जाता है। लेकिन उसके जो सेकेंडरी हाउसेस हैं उसके डिफरेंट हाउसेस हैं। जैसे क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो उसका फिफ्थ हाउस भी है, तो इसमें कुछ फोकस हाउसेस हैं। और अगर हम सक्सेस और फेलियर की बात करें तो जैसे आपका 10th हाउस है, उससे भी आपके फेलियर सक्सेस के बारे में विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन और एनी मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट उनके बारे में पता चलता है। वो एक सेकेंडरी ऑर्डर का है, लेकिन वो पहले ऑर्डर पे ये है। जैसा आपका सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस को कुटुंब का भाव या फैमिली का हाउस बोला जाता है। और सेकेंड हाउस से ही हम देखते हैं आपका खाने पीने का टेस्ट, आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह का आपका कोई शौक। इसी तरह से आपका सेकेंड हाउस से पता चलता है कि स्पीच आपकी कैसी है और रिसोर्सफुलनेस का पता चलता है सेकेंड हाउस से। स्पीच का भाव है वो, ऑर्नामेंट्स का, खाने का, भोजन का भाव है। तो आपके जो टेस्ट हैं लाइफ के अंदर उनके बारे में, किसी को सॉल्टी पसंद है या किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, वो हम सेकेंड हाउस से हमको पता चलता है। या कोई आदमी जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है और कोई आदमी जो है कंपल्सिव लाइन करता है, या कोई आदमी जो है वो बहुत ट्रूथफुल है, इस तरह की बातें जो है वो आपको सेकेंड हाउस बताता है।
और सेकेंड हाउस चूंकि आपके धन का भी हाउस है, तो आपका कुशन जो होता है, धन का जो कुशन है, कुशन का मतलब होता है कि आपके पास हमेशा एक जो धन की स्थिति जो आपकी बनी रहती है वो आपके सेकेंड हाउस से पता चलती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड हाउस है उससे आपको थर्ड हाउस से पता चलता है कि ये आपके यंगर सिबलिंग के बारे में पता चलता है, करेज के बारे में, टिमिडिटी के बारे में, यानी कि करेजियस होना या करेजियस ना होना, इसके बारे में पता चलता है, स्पोर्ट्स के बारे में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में, राइटिंग वर्क के बारे में, जो आपकी राइटिंग एबिलिटीज हैं। और ये चूंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी का सेकेंडरी हाउस है आफ्टर द फर्स्ट हाउस, तो जितने भी आप ये बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस या हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उनका थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है। और अगर इस तरह के लोगों की अगर आप बात करते हैं, जैसे गुलजार साहब जो कि लेखन का काम करते हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब वगैरह, तो उनके फिफ्थ हाउस एंड थर्ड हाउस दोनों स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस वो बेसिक क्रिएटिविटी का हाउस है। जो म्यूजिक डायरेक्टर्स या जो जैसे कैफी आजमी साहब हैं, मतलब जितनों जो लोग नज़में लिखते हैं, या गुलजार साहब हैं, तो उन लोगों के फिफ्थ हाउस भी स्ट्रांग होते हैं, तो वहाँ से वो क्रिएटिविटी आती है। तो थर्ड हाउस से आपका यंगर सिबलिंग भी देखा जाता है, साथ में नेबरहुड देखा जाता है, और आपके जितने भी एक्वेंटेंसेस हैं वो भी आपके थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। आप जिन लोगों के साथ भी हाथ मिलाते हैं, जिनको जानते हैं, उनके बारे में आपका थर्ड हाउस बताता है। इसके बाद जो आपका फोर्थ हाउस है वो आपका मामन भावना का हाउस है, यानी कि आपकी इमोशनल क्वोशंट का हाउस है। वही हाउस आपके व्हीकल्स का भी है और आपके एसेट्स का भी है, आपके सेल्फ एस्टीम मीटिंग दी पब्लिक एस्टीम का हाउस है, यानी आप अपने अपने बारे में आप कितना, what the kind of esteem level that you have, or you hold yourself in esteem in front of other people। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज को अचीव कर पाऊंगा, या मैं पढ़ पाऊंगा, उसका सेल्फ एस्टीम का लेवल स्ट्रांग आपको दिखाई पड़ता है, तो ये फोर्थ हाउस की स्ट्रेंथ की वजह से है। और चूंकि ये सेंसिटिविटी का भाव भी है, तो मैंने आपको बताया कि इमोशनल क्वोशंट भी यहाँ से आता है। अगर छोटी सी बात से अगर कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड या फ्लस्टर्ड हो जाता है या परेशान हो जाता है, और छोटे छोटे क्राइसिस में वो बहुत परेशान हो जाता है, तो उसका मतलब उसके फोर्थ हाउस में वीकनेस है। फोर्थ हाउस से चूंकि आपके एसेट्स और वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह देखा जाता है, और हायर लर्निंग और ट्रस्टेड फ्रेंड्स भी देखे जाते हैं। इसके बाद आपके ये ताजिक में सभी हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये रिकैप में ले रहा हूँ। हमारी चूंकि ताजिक का पूरा बेस हमारा एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है, पाराशरी सिस्टम पे, तो इस वजह से ये चीजें आपके यूज में आने वाली हैं। इसके अलावा जो आपका फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस आईक्यू का है, बुद्धि का है, संतान का है। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का है, और फिफ्थ हाउस से ही आपके गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह देखे जाते हैं, या जो एक्युलेट्स होते हैं, नेम एंड फेम, मंत्र साधना, ये आपके फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। और फिफ्थ हाउस से ही सर्टिफाइड एजुकेशन भी देखी जाती है, यानी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि सर्टिफिकेशंस का या सर्टिफाइड नॉलेज लेने का शौक होता है, उनके पास डिग्रियों की भरमार है, और उसका मतलब उनके फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होते हैं। और फिफ्थ हाउस से ही पता चलता है कि आप टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड के हैं, या आप बहुत ह्यूमैनिटीज वगैरह को पसंद करते हैं। और फिफ्थ हाउस जैसे मैंने आपको बताया वो क्रिएटिविटी का हाउस है, तो वो क्रिएटिव सेल्फ के बारे में भी फिफ्थ हाउस आपका बताता है। फिफ्थ हाउस से ही आप बिलवेड भी देखते हैं, यानी कि प्रेमी, प्रेसी, प्रेम और प्रेमी जो है यहाँ से देखे जाते हैं, तो वो फिफ्थ हाउस का वो एक डोमेन भी है। और जैसे मैंने आपको बताया गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, या भारत रत्न है, या इसी तरीके से हमारे जैसे कीर्ति चक्र हैं, परमवीर चक्र हैं, महावीर चक्र, इस तरह के जो एक्युलेट्स एंड गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं, या पद्मश्री, पद्म भूषण, इसके लिए फिफ्थ हाउस देखा जाता है। और इसमें पूर्व पुण्य का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि पूर्व पुण्य भी फिफ्थ से देखे जाते हैं। अब आपका सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस को 3 आर का हाउस कहते हैं, यानी रोग, ऋण और रिपु। रोग का मतलब होता है डिजीज, या उसको 3 डीज भी बोलते हैं। 3 डीज में पहला डी है डेट्स, डेट्स का मतलब है उधार या लोन, डिसीज या रोग, तकलीफें, एंड डिफिकल्टीज, यानी जो भी मुश्किलात वगैरह आपको आती हैं,
वो 3Ds का हाउस कहा जाता है छठा, और इसे 3R भी बोलते हैं, यानी कि रोग, ऋण और रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु। इसी तरीके से 6th हाउस से क्रुएलिटी विद सेल्फ और क्रुएलिटी विद द स्पाउस भी देखा जाता है। यहाँ से 3Ds, डेथ्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस एक्शन, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल्स इन लाइफ, ये सब देखे जाते हैं। तो वहाँ पॉजिटिव साइड में हम यहाँ से कॉम्पिटिटिवनेस भी देखते हैं। तो जितने भी हायर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोग निकलते हैं, चाहे वो कैट के द्वारा IIMs वगैरह में जाएं या सिविल सर्विसेज के द्वारा IAS, IPS, IRS वगैरह में ज्वाइन करें, या वो आईवी लीग कॉलेजेस वगैरह में जाके ज्वाइन करें, GRE, GMAT, इन सब में क्वालिफाई करके अच्छे आईवी लीग कॉलेजेस वगैरह ज्वाइन करें। तो उसका मतलब 6th हाउस की स्ट्रेंथ है, क्योंकि 6th हाउस से आपको राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स भी देखे जाते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस भी देखी जाती है। सर फर्क ये होता है कि किसी भी हाउस के स्ट्रांग हो जाने से आपको उस हाउस से आने वाले अच्छे सिग्निफिकेशंस, अच्छे परिणाम आपको मिलने लगते हैं। इसीलिए जो 6th हाउस है वो डॉक्टर्स का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हों या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हों, इंडिया के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट है या जजेस हैं, जुडिशरी है या सक्सेसफुल एडवोकेट्स हैं, उनका 6th हाउस स्ट्रांग होता है। 6th हाउस लोन ऑफिसर्स का भी स्ट्रांग होता है बैंकिंग सर्विसेज में। और 6th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस से मुसीबतें, परेशानियां वगैरह देखी जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स का भी 6th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। That is one of the reasons that they are sitting, all of these people are sitting on the other side of the fence. यानी डॉक्टर कहाँ बैठा है? मेज की दूसरी तरफ बैठा है। रोगी इस तरफ अगर बैठा है तो on the other side. क्रिमिनल अगर इधर बैठा है तो where is the judge sitting? Judge is sitting on the other side. The other side means the positive side is to be determined by the strength of that particular house. तो इसलिए छठा हाउस स्ट्रांग होने पे इन सभी लोगों का 6th हाउस स्ट्रांग होता है। जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो लोन ऑफिसर्स हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लोग हैं, जैसे एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, या इसी तरह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लोग हैं, ये 6th हाउस से देखा जाता है। इसी के वीक हो जाने से डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं, डेट्स, लोन वगैरह बढ़ जाते हैं और डिजीजेस बढ़ जाती हैं। तो किसी भी हाउस का, चूंकि पाराशरी ज्योतिष इस मुद्दे पे चलती है, या पाराशरी ज्योतिष में इस बात को अहमियत दी जाती है कि हर हाउस से आने वाले जो सिग्निफिकेशंस हैं वो उस हाउस की स्ट्रेंथ पे आधारित हैं। जैसे आप ये समझिए कि आपके टीचर अच्छे हैं। क्यों अच्छे? अगर वो होंगे, अगर उनको नॉलेज है, अगर उनको मास्टरी है तो वो अच्छे हैं। और अगर उनको अपने सब्जेक्ट की मास्टरी नहीं है, अगर वो वैज्ञानिक तरीके से आपको नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे नहीं हैं। इसी प्रकार से एक पहलवान है, एक पहलवान कब कहा जाएगा? जब वो उसके अंदर स्टेमिना है, उसको गुड हेल्थ है और वो डिफीट कर सके, या वो एक कंपटीशन में ही कैन टेक पार्ट इन कंपटीशन। तो चूंकि आम जिंदगी के अंदर आप देखते हैं कि उसी भाव से वो सब्जेक्ट मैटर आता है और भाव की स्ट्रेंथ पे आधारित होता है। इसी तरह से जैसे कि एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ पे आधारित ये होता है कि वो व्यक्ति अच्छा करेगा या नहीं करेगा, तो इसी तरह से हर हाउस के बारे में होता है। और चूंकि आप सुनील जी से और अपने डिफरेंट टीचर से आप पाराशरी ज्योतिष वगैरह का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको वो पैरामीटर्स उन्होंने समझाए होंगे कि जिनसे समझ में आपको आया होगा। वैसे during a course of discussion or these classes, I'm also going to touch upon those things also, how you in minutely or in minor way you are going to understand that one particular bhav is good or not so good. यानी कहने का मतलब है, जैसे अब 7th हाउस है, 7th हाउस से आपके बिजनेस पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर आते हैं। और इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी का 7th हाउस अगर स्ट्रांग है तो उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर या एक अच्छा बिजनेस पार्टनर उसको मिलेगा। लाइफ पार्टनर अच्छा होगा का मतलब है कि लाइफ पार्टनर लुक्स में, फिजिक में, हेल्थ में, वेल्थ में, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में, इन सभी चीजों में वो अच्छा होगा।
अगर आपका 7th हाउस स्ट्रांग है, वो आपका कंपेनियन इन प्रोग्रेस, कंपेनियन इन सिचुएशंस ऑफ कंसर्न, किसी तरह की आपदा या किसी तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी तो एक कंपेनियनशिप के रूप में उभरेगा। तो ये सारी चीजें आपके 7th हाउस की स्ट्रेंथ पे आती है। 7th हाउस से कॉपुलेशन भी देखा जाता है, यानी 7th हाउस से मैन वाइफ रिलेशंस देखे जाते हैं। तो 7th हाउस के अच्छे होने से अच्छे होते हैं पति पत्नी के बीच में। और इस तरह से 8th हाउस है। 8th हाउस वैसे तो आयु का भाव है, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसी भाव से उस चीज का होना या ना होना देखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आयु का ना होना क्या है, मृत्यु है। तो 8th हाउस बाकी कुंडली के जितने भी भाव होते हैं उन सबको हम ऊंचाइयों में देखते हैं, और 8th हाउस को हम गहराई का हाउस कहते हैं, क्योंकि ये लोएस्ट एब है कुंडली का, तो ये गहराई का भाव है। यानी इस भाव से आपको ये पता चलता है कि एक तो ये आयु मृत्यु का भाव है, यहीं से हम टर्मिनल इलनेसेस और टर्मिनल एक्सीडेंट्स वगैरह देखते हैं। इस भाव से जितनी स्लीजीनेस है, या जैसे ड्रग एडिक्शन है, या एवरीथिंग विच इज करप्ट अंडर द कारपेट, ऐसी घटनाएं जो हैं वो सभी चीजें 8th हाउस से आती हैं। 8th हाउस से ये आपका उसके स्ट्रेंथ की वजह से स्पिरिचुअलिटी भी 8th हाउस से देखी जाती है, यानी आप कितने स्पिरिचुअल हैं। और 8th हाउस से रिसर्च वर्क देखा जाता है। जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जो हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट थे, उनको मिसाइल मैन कहते हैं, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 16-16 घंटे वो लेबोरेटरीज में रिसर्च करते थे। उनका 8th हाउस काफी स्ट्रांग था। 8th हाउस की स्ट्रेंथ की वजह से रिसर्च वर्क देखा जाता है। 8th हाउस से ही ये भी हमें पता चलता है कि कोई आदमी एनजीओ काम, जैसे मदर टेरेसा की तरह से कोई आदमी काम करेगा कि नहीं करेगा। 8th हाउस से सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस देखे जाते हैं। और 8th हाउस से वसीयत जो आपको मिलती है वो भी देखी जाती है। 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, तो साथ में हठ योग का भी हाउस है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कई बार आप ऐसा सुनते हैं कि कोई मेंडिकेंट या कोई हर्मिट या कोई बाबा या कोई ऋषि या कोई पीर पिछले 2 साल से उन्होंने खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पे वो जिंदा हैं। या कोई हम कुंभ के मेले में जाते हैं, तो हिंदू फेस्टिवल है, उसमें हमको पता चलता है कि कोई बाबा एक पांव पे खड़े हैं। और इसी तरह से लोग कुछ बाबा ऐसे या कुछ पीर फकीर ऐसे हैं जो कि लोहे की कीलों के ऊपर लेटे होते हैं। तो ये इस तरह से जो टॉर्चर या जो हठ योग की क्रियाएं जो लोग करते हैं, ये भी 8th हाउस की स्ट्रेंथ से आता है। इसीलिए तंत्र मंत्र ज्योतिष मैजिशियंस वगैरह हिप्नोथेरेपी ये भी 8th हाउस से देखा जाता है। मैंने आपको बताया कि एक हाउस से कम से कम 30 से 39 करीब करीब सिग्निफिकेशंस आते हैं। तो हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, यानी कि पाराशरी सिस्टम के अंदर, आपको बहुत बड़ी दुविधा ये आती है, क्योंकि बहुत ढेर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये कई बार ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी घटना इसमें टेकअप होगी। लेकिन ताजिक में ये दुविधा आपको नहीं आएगी। जैसे आप क्लासेस में फॉरवर्ड होंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो 9th हाउस है, उस वहाँ से हम बायोलॉजिकल फादर देखते हैं, आपके गुरु देखते हैं, आपके धार्मिक क्रियाएं देखते हैं, आप धर्म से कितने जुड़े हुए हैं वो हम देखते हैं। कोई भी रिलीजन हो, उस रिलीजन में आप कितना एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है तो चर्च कितना जाते हैं, अगर कोई मुस्लिम है तो वो कितने बार नमाजी हैं और उर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, और हिंदू हैं तो कितना पिलग्रिमेज वगैरह में जा रहे हैं, कितने वो धार्मिक स्थलों में जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं या वैदिक पूजाएं करते हैं या अनुष्ठान करते हैं। ये सब आपको 9th हाउस से पता चलता है। 9th हाउस से मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल फादर का पता चलता है, फादर दी प्रोवाइडर, वो 10th हाउस से आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि लेडी प्रेगनेंसी के दौरान उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या उनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है,
तो उसके बाद उनकी सेकंड मैरिज होती है। तो जो फॉस्टर फादर हैं, हाँ एक मिनट आपको कीजिए। सॉरी यानी कहने का मतलब है कि 9th हाउस से बायोलॉजिकल फादर देखते हैं, तो कई बार जैसे ऐसा होता है कि लेडी के छोटे बच्चे हैं, उनकी दोबारा शादी हो जाती है, जो फॉस्टर फादर हैं या स्टेप फादर हैं, फॉस्टर चिल्ड्रन हैं, स्टेप फादर हैं, तो वो 10th हाउस से देखे जाते हैं क्योंकि वो फादर द प्रोवाइडर हैं। और जो 9th हाउस से बायोलॉजिकल फादर देखे जाते हैं। और 9th हाउस से आपके एक्सकर्शंस और मांगलिक क्रियाएं भी देखी जाती हैं। यानी आपके घर में बच्चे का अगर कोई मुंडन संस्कार, अगर कोई संस्कार होता है, या बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है, या कोई पूजा पाठ की जाती है, मांगलिक कार्यों का मतलब है जैसे आपके भाई बहनों का या बच्चों का किसी का भी विवाह होता है, तो ये मांगलिक कार्यों की श्रेणी में आता है। तो मांगलिक कार्य भी 9th हाउस से देखे जाते हैं। 9th हाउस से आपके फॉरेन एक्सकर्शंस देखे जाते हैं, यानी कई बार आप जो हैं वो थोड़ा वर्ल्ड टूर पे या डिफरेंट कंट्रीज घूमने के लिए आप जाते हैं, तो वो 9th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस से ही कोई बिजनेस ट्रिप्स अगर आपके ऑफिस के द्वारा आपको ऑन शोर पोस्टिंग्स पे भेजा जाता है, तो वो भी 9th हाउस से देखा जाता है कि आपको, जैसे यहाँ पे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज में हैं, एजिलेंट टेक्नोलॉजीज हैं, या दी फर्स्ट फोर हैं जैसे अर्नस्ट एंड यंग हैं, प्राइस वाटर हाउस कूपर है। इसी तरीके से जो कंपनीज हैं उनमें उनकी तरफ से वो जाते हैं, और कभी 6 वीक्स के लिए वो इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ऑन शोर पोस्टिंग्स में हैं, तो वो 9th हाउस की दशाओं में होता है। तो 9th हाउस से इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। इसके बाद जो आपका 10th हाउस है, ये अथॉरिटी का हाउस है। अथॉरिटी का मतलब है कि किसी भी चीज की अथॉरिटी के लिए 10th हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है। चाहे वो ज्योतिष सब्जेक्ट आप पढ़े हों, चाहे आप पेंटर हों, चाहे आप लेखिका हों। जैसे WJ रावलिंग ने हैरी पॉटर की 8 बुक्स लिखी हैं, शी इज अ बिलियनर राइटर। तो वो इस तरह के जो ऐसे लोग जो कि बहुत लेवल्स अचीवमेंट में आते हैं किसी भी तरह की ट्रेड में, वो सब 10th हाउस की स्ट्रेंथ से देखा जाता है। 10th हाउस से ही पता चलता है कि आपके यहाँ जो रोजगार है या लाइवलीहुड है, वो 10th हाउस से हम देखते हैं। 10th हाउस से गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, किंगशिप वगैरह देखा जाता है। 10th हाउस के स्ट्रांग होने से आपकी पावर पोजीशन और आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज वगैरह का इनका पता चलता है। आप जो भी काम करते हैं वो किस लेवल का करते हैं, वो भी आपके 10th हाउस की स्ट्रेंथ से पता चलता है। इसके बाद और मैंने आपको बताया कि 10th हाउस से फादर द प्रोवाइडर भी देखे जाते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंटल कोई प्रोसिक्यूशन किसी के साथ होता है, तो उसमें 10th हाउस की भी एक बहुत बड़ी वीकनेस दिखाई पड़ती है। 11th हाउस जो है हाउस ऑफ गेन कहा जाता है, यानी लाभ का भाव होता है। तो 11th हाउस से हम बड़े भाई को देखते हैं, बड़ी बहनों को देखते हैं। 11th हाउस से हम जितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज हैं उनको देखते हैं। 11th से ही हम देखते हैं फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये स्किल सेट का भाव कहा जाता है, यानी आपको कई बार ऐसे आपको लोग मिलते हैं जो बहुत जल्दी क्विकली दे कम अप ऑन दी लर्निंग कर्व। वो कोई लैंग्वेज सीख रहे हों या कोई सब्जेक्ट सीख रहे हों, या वो किसी चीज को की मास्टरी करना चाहते हों, तो बड़ी जल्दी जल्दी उन चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ये 11th की वजह से होता है। 11th इज द हाउस ऑफ गेन, तो आपको कितना फायदा मिलेगा इन सब के बारे में 11th से पता चलता है। इसके अलावा जो आपके 11th हाउस के अलावा 11th हाउस से आपके स्किल सेट्स का भी पता चलता है, यानी आप कितने स्किल्ड होंगे लाइफ के अंदर, वो आपका 11th हाउस बताता है। अगर आपका 11th हाउस स्ट्रांग होता है तो आप एज एस्ट्रोलॉजर आप एक स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। स्किल्ड का मतलब होता है कि एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल सेट आपके क्या हैं।
तो उसके अलावा 12th हाउस है। 12th हाउस जो है वो एक्सपेंडिचर्स का, लॉसेस का हाउस है। तो वही फॉरेन का भी हाउस है, इम्प्रिजनमेंट का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, और वो बॉडी के फ्यूनरल पायर पे रखने वाला हाउस भी कहा जाता है। वो इन बातों को बताता है कि आप फॉरेन में जाके आप कितना प्रॉस्परस होंगे, क्योंकि वो फॉरेन का भी हाउस है। और 12th हाउस की स्ट्रेंथ की वजह से आप फॉरेन में जाते हैं तो आप एक अच्छे रेस्पेक्टेबल लाइफ को लीड करते हैं वहाँ पे। और इवन इफ यू स्टार्ट द एंटायर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, बट यू आर गोइंग टू डेवलप योरसेल्फ इन ए वेरी वेरी हेल्दी वे। या इसी तरह से एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का अगर आप काम कर रहे हैं, या कोई फॉरेन की कंपनीज के साथ में आपका लाइजनिंग है, या कोई लीग है, या कोई पार्टनरशिप है जिससे आपको गेन होता है और आप कमाते हैं, तो वो 8th हाउस की 12th हाउस की स्ट्रेंथ से होता है। अगर आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके कंपल्सिव एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है, तो आपके 12th हाउस की कमी है, तभी कंपल्सिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं। यानी आपने मोबाइल खरीदा और चूंकि लॉसेस का हाउस है, तो पता चला मोबाइल आपका खो गया, या मोबाइल आप पानी उसमें चला गया तो मोबाइल खराब हो गया, या उसमें डैमेज हो गया, या इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज आपने ली, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई यूपीएस में या टीवी सेट्स में, इन सब में, या आपकी गाड़ियों में, जो आपका कंपल्सरी एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके 12th हाउस के वीक होने की वजह से मिलते हैं। रिकैप में जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको ये तो रहे आपके 12 भावों के सिग्निफिकेशन, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे काम आने वाले हैं ताज़िक की रीडिंग के दौरान, कि किस भाव से, क्योंकि हमें कार्येश का पता करना होता है। कार्येश का मतलब होता है कि कार्य भाव कौन सा है। लगन भाव तो आपको पता चलता है कि जिस समय आपका ताज़िक का चार्ट खुलता है तो आपको मालूम है कि उदित लगन उस समय कौन सा है, कौन सा लगन बन रहा है। लेकिन दुविधा का जो डिलेमा का जो टाइम होता है वो तब होता है जब आपको कार्य भाव निकालना होता है। तो चूंकि आपको अब भावों के सिग्निफिकेशन पता चल गए हैं, सपोजिंग कोई व्यक्ति आपसे आके पूछता है कि मेरे अपने पिताजी के साथ में, वालिदान के साथ में, मेरे अपने फादर के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आपका कार्य भाव कौन सा हुआ? आपका 10th हाउस हो गया, क्योंकि ये सिर्फ बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं है, फादर द प्रोवाइडर की बात है। और अगर आपके इसी प्रकार से कोई कहे कि मुझे संतान को लेकर, अपने अपने बच्चों को लेकर मुझे काफ़ी परेशानियां आती हैं, बच्चों को ADHD है, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, या बच्चे मेरे बहुत क्रैंकी हैं, या बच्चे हॉपर्स हैं, उनको कहीं मैं ट्रेनिंग पे भेजती हूँ, पैसा खर्च करती हूँ, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या जिमिंग या स्विमिंग कुछ भी मैं करवाती हूँ, तो वो 3 दिन 4 दिन जाते हैं, उसके बाद पूरे महीने भर की या साल भर की फीस जो है वेस्ट होती है। तो आपका कार्य भाव कौन सा हुआ? 5th हाउस। यानी कि इन सिग्निफिकेशंस की जो यूटिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी है, वो आपको कार्य भाव निकालने में, ताज़िक में कार्येश निकालने में आपको एक सुविधा देने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए हमने इसको टच किया है टॉपिक को। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिकैप में मैं आपको बता दूं क्विकली कि पिछले बार मैंने आपको बताया था कि बहुत ढेर सारे लोग आपके पास क्वेश्चन आंसर्स पूछने के लिए आते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। बहुत ढेर सारे लोग अगर आपके पास क्वेश्चन पूछने आते हैं और एक साथ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो जो उदित लगन है, यानी जो लगन कुंडली बनी है, उस कुंडली के प्रथम भाव से पहले आदमी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन उसका आंसर होगा, और जो सेकंड हाउस है उसमें सेकंड आदमी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन होगा। इसी तरह से 12 के 12 भावों से 12 लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के आप आंसर देंगे। लेकिन अगर आप सपोज एक आदमी के साथ में बैठे हैं, वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्वेश्चन उनके पूछना चाहते हैं, तो वो 9 क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक कुंडली के द्वारा, ताज़िक प्रश्न की एक कुंडली से। और जो इसमें पहला जो क्वेश्चन होता है वो लगन से होता है, जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो चंद्र को, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, ताज़िक के अंदर चंद्रमा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, यानी कि चंद्रमा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं ताज़िक साइंस के अंतर्गत। तो मैं भी जब आपको साइलेंट क्वेरी पे लेके आऊँगा तब आपको पता चलेगा कि मून को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दी गई है
ताजिक में, ताजिक साइंस के अंदर में मून इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो लगन से पूछा जाता है। जो दूसरा प्रश्न व्यक्ति पूछता है वो आपको चंद्रमा को लग्नवत करके ग्रहों की पोस्टिंग आपको करनी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे शेयर करके स्क्रीन को मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप उसे लग्नवत करेंगे। आप इधर जरा आपकी मैं तवज्जो इधर चाहूँगा कि आप इधर इधर आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एक कुंडली मैं एक हॉरोस्कोप में यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ। आप लोग ये आप लोगों को मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ताजिक का जो चार्ट बनता है वो चार्ट हमेशा याद रखिएगा कि पूछने वाले जिस समय क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय वो ताजिक का चार्ट बनता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी कोई आपसे कनाडा से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको, या जैसे हमारी सदफ फातिमा हैं ऑन्टारियो में हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन अगर पूछती हैं तो मैं उनसे पूछूंगा कि उनका लोकल टाइम क्या है उस समय का। तो उस लोकल टाइम के हिसाब से हम ताज़िक का चार्ट बनाते हैं, यानी वहाँ का लोकल टाइम, वहाँ का डे और वहाँ का लोकल टाइम। अगर मुझे लखनऊ से अगर फ़ोन आता है तो लखनऊ का वो दिन और लखनऊ का वो समय मैं उस चार्ट में, ताज़िक चार्ट में बनाऊंगा। ये जैसे आपको मैंने बताया कि उसमें पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा लगन से पूछा जाता है, यानी कि लगना से पूछा जाता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है जहां मून बैठे हैं, मून से पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको मून को लग्नवत करना होता है। तो आप ये देखिएगा कि ये मून का चार्ट आपका बना। ये जब आपने मून को लग्नवत किया है तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आप देखिए मून जो है लगन पे आ गए हैं, लेकिन जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एज पर राशि उसी तरीके से पोस्ट हुए हैं। जैसे एक्वेरियस साइन है और आज का ये गोचर है अभी का, तो उसमें राहु आपके 4th हाउस में है टॉरस राशि के अंदर, तो राहु को टॉरस में ही रखा जाएगा। 3rd हाउस देखिए यहाँ पे भी खाली है, जेमिनाई, कैंसर जो हाउस है वो खाली है, लियो खाली हुई है, वर्गो खाली है। तो उसी प्रकार से तो ग्रहों की पोस्टिंग जो है उनके हिसाब से, उसी चार्ट के हिसाब से होती है। यहाँ पे वीनस आप देख रहे हैं कि ये लिब्रा में है, यानी कि वीनस लिब्रा में पोस्ट होंगे, और सन, मरकरी, केतु ये स्कॉर्पियो राशि में है तो उसी में पोस्ट होंगे। और जो जुपिटर सैटर्न है वो आपके कैप्रिकॉन में है तो उसी तरीके से पोस्ट होंगे, और मंगल पाइसेस में है तो पाइसेस के हिसाब से पोस्ट होंगे। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो सन को लग्नवत किया जाता है, यानी सन लगन की कुंडली से पूछा जाता है। तो आपको ये 3rd चार्ट आप देखिए, सन चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें सन को हमने लग्नवत किया है तो स्कॉर्पियो लग्नवत हुआ है। और उसी तरीके से जो प्लैनेटरी पोस्टिंग्स हैं उनको उसी राशि में, उसी बर्थ चार्ट के हिसाब से या ताजिक के प्रश्न चार्ट के हिसाब से पोस्ट कर दिया जाता है। जो चौथा प्रश्न है वो गुरु से पूछा जाता है, और जो 5वां प्रश्न है वो मरकरी या वीनस में से जो भी स्ट्रॉन्गर होता है उससे पूछा जाता है। तो आप में से कोई अटेम्प्ट करेगा यहाँ पे जिसे थोड़ी सी नॉलेज हो? मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा इसमें अटेम्प्ट कीजिए। फातिमा, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि ये शुक्र से या बुध से किससे हम 5th क्वेश्चन को लेंगे? सर आप नमस्ते सर, क्या पूछ रहे हैं सर आप? मैं ये पूछ रहा था कि इसमें जैसे जो पहला क्वेश्चन होता है लगन से लिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन चंद्र लगन से, तीसरा सूर्य लगन से, चौथा गुरु के लगन से देखा जाता है। 5वां जो प्रश्न होता है वो शुक्र या बुध में से जो भी स्ट्रांग होता है उससे देखा जाता है। तो सदफ, आप मुझे ये बताइए कि इसमें से 5वां प्रश्न आप
किस लगन से लेंगे? वो आप शुक्र से लेंगे या बुध से लेंगे? सर आपने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसे लिया जाएगा, तो हम देखेंगे कि इसमें मरकरी जो है वो आई मीन के अपनी राशि में है, एक्सॉल्टेशन में है, या वीनस जो है वो अपनी राशि एक्सॉल्टेशन में है, तो फिर हम उसको सर लगन बनाएंगे। नहीं नहीं, आप इस कुंडली की बात, ये आपको शेयर में आपको कुंडली आपको सामने दिख रही है जो अभी मैंने ताज़े का चार्ट बनाया है? आप क्या उसको अपने स्क्रीन पे देख पा रही हैं जो एक्वेरियस लगन का बना है, जो कुंभ जी लगन सर। दिख रहा है आपको क्या? जी सर। हाँ, इसमें आप बताइए मुझे, इसमें आपको, आप पांचवा प्रश्न आप बुध से लेंगी या शुक्र से लेंगी? सर मेरा यहाँ शुक्र से लूंगी, जो 9th हाउस में शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच। मैं बस वही आंसर मैं आप लोगों को बताना चाहता था। सदफ फातिमा ने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है ज्योतिष में और खुद भी पढ़ती हैं, और इनफैक्ट थोड़ा मैं इनको, चूंकि ये बड़ा अनर्दी टाइम पे ये बेचारी सीख रही हैं इस समय ओंटारियो में, रात के मेरे ख्याल से, सदफ क्या टाइम हो रहा है आपका? मेरे ख्याल से 2 बजे का टाइम होता है इनका, 2-2:30 बजे का, जो कि थोड़ा सा स्लीप वाला टाइम होता है। तो 2 बजे से 4 बजे तक इनकी क्लास चलती हैं। तो प्रश्न पूछने से ये पूरी तरह से जाग गई होंगी और ज़्यादा अटेंटिव रहेंगी। लेकिन फिर भी मैं इस बात पे काफ़ी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इतने अनर्दी आवर में ये इनका पैशन है कि ये सीखें। तो आपने देखा कि सर ये जो आंसर मिला है आपको वो क्यों मिला है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो शुक्र और बुध में से जो भी ट्राइनल हाउसेस में होते हैं वो स्ट्रांग माने जाते हैं। यहाँ पे तो शुक्र ट्राइनल हाउस के अंदर भी हैं, यानी कि नवम त्रिकोण में भी है और अपनी राशि के अंदर भी है, यानी कि वो तुला राशि के अंदर है, जिसके वो जो राशि उनकी अपनी खुद की है। तो इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन शुक्र को लग्नवत करके लिया जाएगा। और उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो मरकरी से लिया जाएगा। मरकरी केंद्र बल लिए हुए हैं, लेकिन मरकरी स्ट्रांग नहीं माने जाएंगे क्योंकि यहाँ मंगल की राशि में बैठे हुए हैं मरकरी। और दूसरा अगर आप देखें तो मरकरी कंबस्ट है। मरकरी के आगे आप देखिए, एक तो ये पूरी 1 डिग्री के नहीं है, 25 मिनट और 53 सेकंड के हैं। दूसरा एक कंबस्ट है, यानी सूर्य से जले हुए हैं। तो इस वजह से मरकरी वीक हैं। और कंपेयरिंग और रिलेटिवली अगर आप देखें शुक्र और बुध में से, तो बुध डेफिनेटली वीकर हैं शुक्र से, क्योंकि केंद्र में जो स्थिति है वो त्रिकोणों की स्थितियों से वीक मानी जाती है। तो इसलिए छठा क्वेश्चन जो है फिर हम मरकरी से लेंगे। जो 7th क्वेश्चन है वो हम मंगल से लेते हैं। तो मंगल जहां भी बैठे होते हैं उससे छठा क्वेश्चन लिया जाता है, 7वां क्वेश्चन लिया जाता है। और 8वां क्वेश्चन शनि जहां पे बैठते हैं उससे लिया जाता है। और जो 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, दोबारा आप लगन से लेते हैं। यहाँ पे जाके फुल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि 9th क्वेश्चन जो है के बाद अगर वो आपसे 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहें तो आप उनको बता दीजिएगा कि उनको फिर नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ताज़िक नहीं देता एक्यूरेसी के साथ में। लेकिन अगर आपको बहुत पूछना बहुत लाजमी हो जाए तो ऐसे में वो दोबारा आपको एक लगन कुंडली बनानी पड़ती है। तो मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सबको दोबारा मैं देख सकूं जी। तो बहरहाल ये तो आपको मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से सीक्वेंस होता है क्वेश्चन के आंसर्स को करने का। और इसके अलावा मैंने आपको कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, वो राशियों के बारे में बताई थी कि उनके अरबिक एंड फारसी में क्या नाम है। और मैंने प्लैनेट्स का बताया था, वो बहुत ज़्यादा आपको रेलिवेंट नहीं होने वाला। वो जिस समय कोई कपलेट आएगा तो उस समय आपको इस हिसाब से रिकैप करूँगा, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ टेम्पलेट्स वगैरह बनाने की, तो वो टेम्पलेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसमें वो सब आपको रिटन वे में आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए इजी नोट्स की तरह से आपके पास में हैंडी आपके पास में एक पावर प्रेजेंटेशन आ जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको कि आप उसको रेफर कर पाएंगे। तो उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन मैं वो आपको करके दूंगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास काफ़ी नोट्स रहेंगे। लेकिन जो गुरुमुख की चूंकि विद्या है ये,
तो आपको मेरे लेक्चर्स को अटेंड करना होगा, और लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आप उनको दोबारा भी सुनिएगा, ताकि आपको इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सब्जेक्ट समझ में आ जाए। आप देखिए, हमने एक इसमें ताज़िक के अंदर आज की जो क्लास है उसमें आपको जो समझना है वो ये है, ताज़िक का पूरा दारोमदार अब आप समझ चुके हैं कि वो ताज़िक गोचर पे आधारित है, यानी कि उस समय का celestial position of the planets and the rising sign in the eastern horizon at the time of asking of the question. नॉर्मली मैं ताज़िक का चार्ट तब बनाता हूँ जब भी कोई मेरे पास एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो मैं सबसे पहले उनका ताज़िक का चार्ट बनाता हूँ। क्योंकि आप लोग उस समय नहीं आए थे, सुमित नैयर साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि ताज़िक की विंडो, इफेक्टिव विंडो क्या है। तो ताज़िक साइंस की जो इफेक्टिव विंडो है वो 3.5 साल पिछली है और 3.5 साल अगली है, यानी 7 इयर्स की विंडो पे काम करता है। इसका मतलब है कि पिछले 3.5 साल के अंदर आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में इफेक्टिवली बात करेगा, और अगले 3.5 साल में जो घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं उनके बारे में इफेक्टिवली वो बात करेगा। तो ताज़िक के साथ में हम ये देखते हैं। और इसके अलावा अगर कोई घटना बहुत गहरी होती है जिसका आपके मस्तिष्क पे और आपके इमोशंस पे बहुत बड़ा कोई असर हुआ है, तो वो घटना चाहे 1990 की हो या वो घटना 1995 की हो, बहुत पुरानी भी अगर वो घटना हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ताज़िक ड्वेल्व्स डीपर। ये कहा जाता है ताज़िक जो है गहराई में उतर के इस तरह की कोई घटना को निकाल के लाता है। जैसे मेरे पास एक सज्जन ताज़िक अपना खुलवाया था, उन्होंने उनकी ऋषिकेश के पास में ऑलमोस्ट लाइक ए हरिकेन, बहुत जबरदस्त आंधी आ गई थी, जिसमें कि एक ब्रांच, काफी मोटी ब्रांच जो है पेड़ की, टूट के वो ढाबे के सामने उनकी गाड़ी खड़ी थी, और उनकी मदर उस मारुति 800 के अंदर थी, जो कि ट्री के नीचे खड़ी थी, और बड़ी तेज हवाओं की वजह से वो ट्री की ब्रांच टूट के उस गाड़ी पे गिर गई। घटना थी 1990 की, तो बहुत पुरानी घटना थी, और उससे वो क्रश होके उनकी मदर की इंस्टेंट उनको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए भी उतना समय उनको नहीं मिला था। तो चूंकि ये घटना उनके जीवन पे एक बहुत बड़ा असर इस घटना ने डाला था, तो ताज़िक की रीडिंग के दौरान मैंने उनको ये बात जब मैंने टच की और बताने की कोशिश की, तो उनको he was in tears and he was really surprised because उन्होंने कहा कि वो, मैं भी सरप्राइज था बिकॉज ताज़िक की इफेक्टिव विंडो 3.5 years ऑन बोथ साइड्स मानी जाती है, लेकिन वो बहुत पुरानी एक घटना निकल के आ गई थी, क्योंकि वो घटना का उनके जीवन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इस तरीके से कहते हैं कि ताज़िक ड्वेल्व्स डीपर। कोई बहुत बड़ी घटना जीवन के अंदर अगर किसी के हो जाए तो उस बारे में भी ताज़िक बात करता है। दूसरा, आपको ताज़िक के सभी स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि ताज़िक के अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि पूछने वाले का ताज़िक में के प्रश्न से डायरेक्ट संबंध कितना है, लाभ से या हानि से, इम्पैक्टिंग उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। वैसे तो ताज़िक से एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, ताज़िक से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेड के हिसाब से अगर आप पूछें, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे घर में चोरी हुई है, कि मेरे कितने माल की रिकवरी होगी, क्योंकि इस प्रॉफिट और लॉस के साथ में उसका डायरेक्ट एक जुड़ाव है, तो ताज़िक का आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ज़्यादा सही आएगा। लेकिन अगर उसने पूछा कि मेरे पड़ोस में एक चोरी हुई है, मैं जानता नहीं उनको, लेकिन मैंने सुना है, मैंने कुछ पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन में देखा है, उन्होंने कुछ लोगों को राउंड अप किया है, ये माल की रिकवरी होगी कि नहीं होगी, इसका आंसर जो है गलत आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इस प्रश्न के साथ में उस व्यक्ति का कुछ जुड़ाव नहीं है, लाभ और हानि के साथ में वो डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी नहीं है। तो इस तरह से ताज़िक के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जिस बात को आप सभी लोगों को समझना है, वो ये है कि ताज़िक में उन क्वेश्चंस को हमने एनकरेज करना है जिन क्वेश्चंस के साथ में किसी आदमी का अर्ज का लेवल या जुड़ाव का लेवल स्ट्रांग होता है।
और उस हिसाब से उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ताजिक में ये भी देखा जाता है, जिस चीज को मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन ताजिक के अंदर आपको पता चल जाता है सिंसियर एंड इनसिंसियर क्वेरी के बारे में। यानी ताजिक जिस समय आप चार्ट बनाते हैं तो क्वेरेंट जो है, चूंकि वो फर्स्ट हाउस से देखे जाते हैं, तो और उनका मुद्दा भी पहले हाउस से देखा जाता है, और मुद्दे को हम 7th हाउस से भी देखते हैं। तो आपको उदित लगन को देखकर आपको ये पता चल जाता है कि ये जो क्वेरी पूछी गई है ये कितनी सिंसियर है या कितनी इनसिंसियर है। तो इसमें लेकिन मैं इन सब बातों को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना जो एटीट्यूड है वो ये है कि मैं चूंकि इस सब्जेक्ट पे 6 सिग्मा अप्रोच पे और इस पे मैं मास्टरी पे बिलीव करता हूँ, तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई आदमी मुझसे सिंसियर क्वेरी पूछ रहा है या इनसिंसियर क्वेरी पूछ रहा है, और मैं उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता हूँ और सफल भी होता हूँ। लेकिन वैसे नियम ये है कि अगर ताजिक के लगन में कोई भी नेचुरल मैलेफिक अगर आते हैं, और ख़ासतौर पे शनि मंगल जैसे नेचुरल मैलेफिक अगर प्रश्न कुंडली के ताजिक के प्रश्न के लगन पे आते हैं, तो इसका मतलब ये क्वेरी जो क्वेरेंट है वो उसकी ये क्वेरी इनसिंसियर है या बहुत ज़्यादा सिंसियर क्वेरी नहीं है। अगर चंद्रमा अगर लगन पे आते हैं और जो दूसरे केंद्र भाव हैं, चौथे 7वें और 10वें भाव, अगर उसमें कोई भी अगर मैलेफिक प्लैनेट अगर आते हैं, जैसे सूर्य हैं, आप जानते हैं नेचुरल मैलेफिक्स 5 हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इनको नेचुरल मैलेफिक कहा जाता है। और जो नेचुरल बेनिफिक्स हैं वो 4 हैं, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। पाराशरी ज्योतिष के अंदर में तो चंद्रमा को बलि तब माना जाता है या उसको नेचुरल बेनिफिक तब माना जाता है जब वो सूर्य से 72 डिग्री की दूरी पे होते हैं। लेकिन ताजिक शास्त्र के अंदर ताजिक में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं दिया गया है, तो उसका मतलब चंद्रमा को हमेशा स्ट्रांग माना जाता है। और मैंने आपको बताया था चंद्रमा को कमर बोलते हैं, तो जबर का कमर जब होता है यानी वो चंद्रमा बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। और कमर का मकरब, इसका मतलब है जैसे स्कॉर्पियो में चंद्रमा आते हैं तो वो नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए उसको कमर का मकरब कहते हैं। तो चंद्रमा वीक हो जाने से चंद्रमा को कमजोर माना जाता है। और अदरवाइज चंद्रमा को ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है कि जैसे पाराशरी ज्योतिष के अंदर में डिफाइन किया गया है कि चंद्रमा का चंद्रमा की जो स्ट्रेंथ है वो जैसे पूर्णमासी की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मानी जाती है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, 180 डिग्रीज पे होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो डिफरेंस है वो 72 डिग्रीज अपार्ट होना चाहिए, तब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, नेचुरल बेनिफिक माने जाते हैं। अदरवाइज वो नेचुरल मैलेफिक माने जाते हैं। और बुध के साथ में ये माना जाता है व्हेन बुध इज अलोन और इन कंजंक्शन ऑन कंजंक्ट विद द बेनिफिक प्लैनेट्स, देन इट इज ए नेचुरल बेनिफिक। और अगर मरकरी अगर मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ में है तो मरकरी को इन एसोसिएशन मरकरी को वीक या नेचुरल मैलेफिक माना जाता है। लेकिन ये नियम ताजिक पे लागू नहीं होते हैं। ताजिक के अंदर में 5 ग्रहों को जिनको नेचुरल मैलेफिक माना गया है वो है सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। और जो नेचुरल बेनिफिक्स हैं वो है चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। तो इसमें जैसे मैं आपसे बता रहा था कि चंद्रमा अगर लगन पे हूँ ताजिक प्रश्न में, और जो बाकी 4 केंद्र, चौथा, 7वां और 10वां जो बाकी 3 केंद्र भाव हैं उसमें अगर मैलेफिक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हों, यानी कि शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु ऐसे कोई प्लैनेट्स हों, तो इसका मतलब है कि वो इनसिंसियर क्वेरी है। यानी ये क्वेरी जो है वो इट्स नॉट अ सिंसियर क्वेरी, इट्स ए इनसिंसियर क्वेरी। इनसिंसियर और सिंसियर क्वेरी का जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अपना जो इसमें देखने का जो नजरिया है वो तो नजरिया मेरा ये रहता है कि हर क्वेरी मेरे लिए बहुत सिंसियर है,
any question being asked to me, I am inclined to answer each one of them. I don't care at all if the question is being asked to judge me, or the question is being asked to make fun of the subject, or the question is being asked to. But there are, as a student of the Tazik astrology, you should also be privileged to know that there is a method by which, and it's a very systematic, organized method, scientifically written method by which you can decipher, and you can find out whether the question or the querent is sincere or insincere. तो उसको देखने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो इसमें अगर लगन पे अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, नेचुरल मेलेफिक, तो ये कहा जाता है कि ये इनसिंसियर क्वेरी है। राइजिंग लगन में अगर छठे का लॉर्ड अगर बैठा है, राइजिंग लगन हो, जिस समय राइजिंग लगन का मतलब है जब कोई क्वेरेंट या प्रश्नकर्ता आपके पास आते हैं, उस समय वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो राइजिंग साइन होता है उस समय का, उस राइजिंग साइन पे अगर आपको 6th हाउस का लॉर्ड पोजिटेड दिखाई दे, छठे का लॉर्ड दिखाई दे, और वो एक नेचुरल मैलेफिक हो, जैसे कि सैटर्न है, सन है, मार्स है, अगर राहु और केतु की राशियां नहीं होती हैं, लेकिन इन 3 नेचुरल मैलेफिक्स की राशियां हैं, तो 6th लॉर्ड अगर वो लगन पे बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनसिंसियर क्वेरी है। इसमें कहा जाता है ताजिक में, अगर ताजिक के लगन पे या चंद्र लगन पे या ताजिक के 7th हाउस में अगर नेचुरल मैलेफिक्स अगर होते हैं, तो इनसिंसियर क्वेरी होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर ताजिक के चंद्रमा को अगर मंगल और बुध दोनों की दृष्टि अगर हो, तो उसका मतलब दी क्वेरेंट इज मेकिंग ए फन ऑफ द ताजिक रीडर. It is being believed that the question is being asked with the intent to make fun of the subject of Tazik astrology by putting a question across to the Tazik reader. यानी कि ताजिक कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा पे, मून पे अगर मरकरी और मार्स दोनों की अगर दृष्टि हो, तो ये एक इनसिंसियर क्वेरी होती है with the intent of making fun of the ताजिक reader. लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो गुरुमुख की विद्या में आप गुरु को फॉलो करेंगे, आई वुड से दैट आई वुड मेक यू privileged to know each aspect of the subject. I would like you to understand the subject in totality, because when you meet with people who are Tazik students, I want you to come up in flying colors. And I don't want you to show that you don't know this aspect, or one particular aspect of the Tazik hasn't been taught to you. It shouldn't happen like that. So I'm going to make you privy to every aspect which is being part and parcel of the subject of Tazik astrology. But I would also tell you that this is how I do my Tazik reading. I don't care whether the person is judging me or making fun of the subject, or he's being asking a sincere or insincere query. I've always attempted, and I would always attempt to give an answer to the question being put to me by applying those Tazik rules. And rules are very systematic, very, very methodical. And I will also tell you the sequence by which you are going to follow to get to a very right kind of answer. It's very important. मतलब जैसे इसमें लाइफ के अंदर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं कि हर चीज को करने का एक ढंग होता है, और उसी सीक्वेंस के साथ में वो ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसे आप जानते हैं कि किस समय जब आप सब्जी बनाते हैं, तो किस समय आपने बर्नर ऑन करना है, और किस समय आपने मसाले डालने हैं, और कब आपने उसको चलाना है। इसमें अनसेट टर्म्स पे एक मेथोडोलॉजी हमेशा इन्वॉल्व होती है। वैसे ही I'm going to tell you the methodology that you're going to follow to arrive at a very good answer in Tazik system. इसके अलावा इसमें ये कहा जाता है कि ताजिक के अंदर, चूंकि ताजिक में जो अब एक मेजर जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस होता है ताजिक के एस्पेक्ट्स में होता है।
पाराशरी ज्योतिष में सभी ग्रह अपने से 7th हाउस को देखते हैं, फ्रेंडली माना जाता है। वो देखा, उन्होंने देखा, किस तरीके से देखा उसके बारे में आपको क्विकली मैं बता भी दूंगा थोड़ा बहुत, वैसे तो आप सबको मालूम होगा, लेकिन हर ग्रह की दृष्टि 7th होती है। इसके अलावा पाराशरी ज्योतिष में कुछ ग्रहों की स्पेशल दृष्टियां हैं, जैसे मंगल की स्पेशल दृष्टियां हैं 4थी और 8वीं। तो उसका मतलब मंगल की जो दृष्टियां होंगी वो 4थी, 7वीं और 8वीं होंगी। और शनि की स्पेशल दृष्टियां होती हैं 3री और 10वीं, यानी शनि की हो गई 3री, 7वीं और 10वीं। और राहु केतु और गुरु की स्पेशल दृष्टियां होती है 5वीं और 9वीं, यानी वो 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट से एस्पेक्टिंग करते हैं, यानी वो ग्रहों को देखते हैं। ये पाराशरी दृष्टियां हैं। लेकिन ताजिक को बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है। ताजिक के अंदर सिर्फ 3 तरह की दृष्टियां हैं सभी ग्रहों की, इररिस्पेक्टिव विच प्लैनेट इट इज। और पाराशरी में जहां एक बहुत बड़ी दुविधा वाली बात ये होती है कि पाराशरी में प्लैनेट्स को कैटेगराइज किया गया है फंक्शनल नेचर ऑफ बेनिफिक्स एंड मेलेफिक्स, और इसके अलावा नेचुरल नेचर ऑफ बेनिफिक्स एंड मेलेफिक्स। तो पाराशरी में कहा जाता है जो बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं उनकी जो दृष्टियां होती हैं वो एनलार्जमेंट की होती हैं, चीज़ों को बढ़ाने की होती हैं, काम को सुगमता देने की होती हैं और अच्छी मानी जाती हैं। वहीं नेचुरल मैलेफिक्स की जो दृष्टियां हैं वो एब्रिजिंग होती हैं, छोटा करने वाली होती हैं और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाली होती हैं, तकलीफों को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। ताजिक में ऐसा कोई भी क्वालिटी नहीं है। ताजिक के अंदर बहुत सिंपल दृष्टियां हैं। इसमें 2 तरह की दृष्टियां हैं, एक है फ्रेंडली दृष्टियां और एक है अनफ्रेंडली या एनिमी दृष्टियां। ताजिक की जो फ्रेंडली दृष्टियां हैं वो पंच नवम, जो 5 and 9, 5th एस्पेक्ट एंड द 9th एस्पेक्ट, इसमें डायरेक्ट फ्रेंडली एस्पेक्ट माने जाते हैं irrespective of the planet, whether it's a Rahu, Ketu, Saturn, Mars, Sun or any other planet. Every planet which is aspecting with 5th aspect is going to be a direct friendly aspect, or is it going to aspect by 9th aspect is going to be a friendly aspect, और इसमें indirect या एक secret friendly aspect माना जाता है 3rd aspect and the 11th aspect। यानी जो ग्रहों का तीसरा एस्पेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट या सीक्रेट फ्रेंडली एस्पेक्ट माना जाता है। उसी तरह से ग्रहों की 11th दृष्टि सीक्रेट फ्रेंडली एस्पेक्ट में गिनी जाती है। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी में जो है एनिमी दृष्टियां देखी जाती हैं। इसमें जो डायरेक्ट एनिमिकल या डायरेक्ट एनिमी दृष्टियां हैं वो 1st और 7th हैं। यानी प्रथम दृष्टि का मतलब हो गया कि कोई भी प्लैनेट अपने कंजंक्ट प्लैनेट को नहीं देखेगा, और अगर वो देखता है, अगर दृष्टि देता है तो वो एनिमिकल दृष्टि होगी। और 7th दृष्टि जो है वो एनिमिकल दृष्टि होगी, जो कि डायरेक्ट एनिमिकल है, डायरेक्ट एनिमी दृष्टि है। और जो इनडायरेक्ट या सीक्रेटिव एनिमी दृष्टियां हैं वो 4 and 10 है। अगर कोई ग्रह 4th एस्पेक्ट से किसी ग्रह को देख रहा है या किसी राशि को देख रहा है तो वो सीक्रेट या इनडायरेक्ट एनिमिकल एस्पेक्ट माना जाएगा। इसी तरीके से 10th एस्पेक्ट अगर होगा तो वो सीक्रेट एनिमिकल एस्पेक्ट देखा जाएगा। तो सिंसियर इनसिंसियर क्वेरीज में जहां ये आपको दृष्टियां मुझे इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि सिंसियर इनसिंसियर क्वेरीज में एक नियम और है कि अगर गुरु और चंद्रमा अगर 7th हाउस, अगर जो नेचुरल बेनिफिट्स हैं जैसे गुरु हैं, बुध हैं, ये अगर 7th एस्पेक्ट मतलब या फर्स्ट मतलब 7th एस्पेक्ट इनिमिकल एस्पेक्ट से अगर ये लगन को देखें, 7th हाउस को देखें या चंद्र को देखें तो भी इनसिंसियर क्वेरी होती है। और अगर वो फ्रेंडली एस्पेक्ट से अगर वो देखते हैं तो अगर जो नेचुरल बेनिफिट्स हैं जब वो फ्रेंडली एस्पेक्ट से लगन को देखते हैं या 7th हाउस को देखते हैं या 7th लॉर्ड को देखते हैं या चंद्रमा को देखते हैं
तो इसका मतलब है कि जो क्वेरेंट है वो आपको यथार्थ स्थिति को बता रहा है, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड हिज क्वेरी इज सिंसियर क्वेरी. मतलब इट्स नॉट ए इनिमिकल क्वेरी, इट्स अ सिंसियर क्वेरी, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन in with a transparent attitude, or full transparency is being maintained while talking to you. तो ऐसे ये पता चलता है. इस तरीके से जो नेचुरल बेनिफिट्स होते हैं जब भी कभी चंद्र के साथ में जुड़े होते हैं या चंद्रमा पे डायरेक्ट फ्रेंडली इनडायरेक्ट फ्रेंडली एस्पेक्ट दे रहे होते हैं या लगन पे या 7th हाउस पे, तो ये माना जाता है कि क्वेश्चन का जो क्वेरेंट जो है उसका क्वेश्चन सिंसियर है और वो वर्थ टेकिंग अप है और उसका अर्ज का लेवल बहुत स्ट्रांग है. जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ही इज नॉट आस्किंग ए क्वेश्चन टू यू. ये बात देखी जाती है. इसके बाद जो है हमने अब हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट मसले को उठाना है और वो है साइलेंट क्वेरी वाला. साइलेंट क्वेरी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ताज़िक ज्योतिष का, क्योंकि ताज़िक प्रश्न के अंदर ऐसा नॉर्मली मैंने देखा है कि जब आप व्हेन यू आर मीटिंग दी ताज़िक रीडर फॉर द फर्स्ट टाइम, सदाब बोलिए बोलिए, अनम्यूट कर लें पहले. हैंड अप हुआ है सदाब का, सदाब फातिमा का. मैं जानना चाहता हूँ उनको कुछ समथिंग दैट you'd like to ask. आप लोग कुछ पूछ लीजिए, मेरे को भी थोड़ा सा गले में पूछिए. जी सर, मैं पूछ रही थी कि सर ये आपने अभी जो डायरेक्ट एनिमिकल एस्पेक्ट बताया था, इसमें एक 7th और दूसरा सर कौन सा बताया था आपने? मैंने आपको बताया फर्स्ट एंड सेवंथ. फर्स्ट एंड सेवंथ आपको मालूम है कि पाराशरी ज्योतिष में अच्छा विश्वमित्र साहब कह रहे हैं कि मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ. एक मिनट मैं देखता हूँ, मेरे एंड से तो नहीं हो रहा है कुछ. पहले सदफ फातिमा जी को मैं इसका आंसर दे दूं. इनका जो क्वेश्चन है, देखिए जो भी दृष्टियां होती हैं, अगर पहली और 7वीं का मतलब क्या है कि हमेशा अगर हम कहें किसी के फर्स्ट एस्पेक्ट है तो काउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम दी हाउस इटसेल्फ. यानी कहने का मतलब है कि अगर हम प्रथम दृष्टि की बात करें तो उसका मतलब वो कंजंक्ट प्लैनेट पे वो प्रथम दृष्टि होगी, यानी वो युति में बैठा हुआ जो प्लैनेट है उसको वो फर्स्ट दृष्टि होगी, जो कि डायरेक्ट एनिमिकल या एनिमी दृष्टि मानी जाएगी. और 7th एस्पेक्ट भी उसका डायरेक्ट एनिमी दृष्टि का माना जाता है. और जो सीक्रेट एनिमिकल एस्पेक्ट है वो 4th एंड 10th है. सीक्रेट एनिमिकल एस्पेक्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. सीक्रेट एनिमिकल एस्पेक्ट क्या है, कहने का मतलब है कि जैसे मेरे पास एक सज्जन आए थे तो मुझसे कहने लगे कि साहब मेरा हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने तो हमारे वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी खाली हुई है, तो प्रिंसिपल साहिबा तो ये कह रही हैं कि मैं आपके नाम को प्रमोट कर रही हूँ और आई हैव ऑलरेडी सेंट योर नेम टू द मैनेजमेंट टू टेल द मैनेजमेंट टू प्रमोट यू एज द वाइस प्रिंसिपल. Looking at the Tazik chart, I told her that in this question, since there is the indirect, unfriendly or inimical drashti on your lagna, so therefore, what your principal is telling you is not very correct, because she hasn't told to you the truth, and actually she has उन्होंने आपके नाम को उन्होंने कुछ क्लॉजेस के साथ में आगे भेजा है
या फॉरवर्ड किया है, या उन्होंने कुछ ये बताया होगा, कुछ आपकी इनकॉम्पिटेंसी के बारे में भी उन्होंने साथ में बोला होगा, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग चूंकि रिकमेंडेशन इसमें नहीं दिखता है। और इसमें उन्होंने 2 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया होगा, और आपका चूंकि वो सीक्रेट एनिमिकल आ रहा है, तो सीक्रेट एनिमिकल का मतलब ये होता है कि आपका ये नाम को जो आगे प्रमोट किया गया है वो एक सीक्रेट एनिमी के तरीके से किया गया है। जब आप किसी भी तरह के क्लॉजेस नहीं लगाते, जब आप ये कहते हैं कि नहीं, आई वांट दिस पर्सन टू बी प्रमोटेड एज द वाइस प्रिंसिपल, so that means this period, then there are no questions being asked, because the management or the board of directors then consider your opinion as a very strong opinion. तो इस तरीके से सीक्रेट से पता चलता है। विश्वामित्र साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? I would request you to come. एक मिनट। हाँ विश्वामित्र साहब। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, इसके अंदर जैसे वो मेरा छूट गया 10th पॉइंट, जुपिटर एंड मरकरी एस्पेक्ट था वो लग्न पे इनसिंसियर क्वेरी वाला। फिर से आप बोलिएगा, मैं सर वो सर अभी आपने बताया 7th एस्पेक्ट लग्न पे हो, किस प्लेनेट का इनसिंसियर क्वेरी वाला जो था पॉइंट? जी देखिए, इसमें इनसिंसियर क्वेरी में जैसे जुपिटर और मरकरी जैसे जो शुभ ग्रह हैं मैंने आपको बताया था कि 4 शुभ ग्रह हैं इसके अंदर, लेकिन चंद्रमा को हमेशा शुभ ही माना गया है, लेकिन उसका एक नियम है। बस मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा, जबर का चंद्रमा जो है वो बहुत शुभ माना जाता है, और कमर का मकरब जो है वो अशुभ माना जाता है, खराब माना जाता है। लेकिन जो सिंसियर क्वेरीज में जो नियम है वो ये है कि जो बाकी 3 है ये शुभ ग्रह, आपके बुध हो गया, गुरु और शुक्र, अगर ये लगन पे 7th हाउस पे या चंद्रमा पे एनिमी दृष्टि से, एनिमिकल दृष्टि, वो चाहे वो डायरेक्ट एनिमी हो 1 and 7, या वो इनडायरेक्ट एनिमी हो, सीक्रेट एनिमी हो जैसे 4 and 10, इन दृष्टियों के साथ में जब वो देखते हैं तो क्वेरी जो है वो इनसिंसियर मानी जाती है। ठीक है सर। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि इसमें यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन जरूर आता है। जब इसमें 1 and 7 को हम डायरेक्ट एनिमिकल दृष्टि या डायरेक्ट एनिमी दृष्टि मानते हैं, तो आप ये समझिए कि साथ ही ताजिक में के नियमों में लिखा हुआ है कि शुभ ग्रह, जब शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हो या शुभ ग्रह जब लगन पे बैठा हो, तो वो क्वेरी जो है सिंसियर होगी, अच्छी होगी। तो अगर आप ये कहें कि लगन का स्वामी लग्नेश लगन पे बैठा है और शुभ ग्रह उसके साथ में बैठे हैं, तो देखा जाए तो ये 1/7 एस्पेक्ट के हिसाब से 1 फर्स्ट एस्पेक्ट उस पर पड़ेगा जो कि एनिमी एस्पेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ये नियम नहीं है उनका, ये यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जो फर्स्ट एस्पेक्ट है उसको एनिमिकल आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी कभी ताजिक के चंद्रमा के साथ में शुभ ग्रह हों या ताजिक के लगन के और लग्नेश के साथ में शुभ ग्रह हों, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्वेरी होगी वो सिंसियर क्वेरी होगी और उसका आंसर भी अच्छा आएगा। ये ठीक है सर, धन्यवाद। मैं वैसे टाइम हो चला है, 2 बज गए हैं। अगर आप लोग आगे 5-7 मिनट अगर आप रुक सकते हैं तो बताइए। सर रुक जाएंगे सर। मुख्य प्रश्न साइलेंट क्वेरी। सबसे ज्यादा अप्रूवल हमें सदफ फातिमा से चाहिए, क्योंकि इनके ओंटारियो में इनका टाइम रात के 2 बजे से शुरू होता है हमारी क्लास का, और सुबह 4 बजे तक चलता है। तो another, is it okay Fatima for you to continue for another 10-15 minutes? जी सर कर लें, कोई बात नहीं सर। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो मूक प्रश्न का जो आंसर कैसे हमको साइलेंट क्वेरी के बारे में पता चलता है, साइलेंट क्वेरी देखी जाती है। हाँ सुमित बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सुमित।
हाँ जी सर, एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है, अगर उदित लग्न के अंदर चंद्रमा आए तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों लग्न से ही जवाब दिया जाएगा उसका? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और इनफैक्ट सुमित जी, ऐसा ही होने वाला है कि अगर लगन में ही अगर चंद्रमा आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन भी लगन से आएगा, और सेकंड क्वेश्चन चूंकि चंद्र लगन से आएगा तो सेकंड क्वेश्चन भी उसी लगन से लिया जाएगा। तो ये ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, अब आप इसके बाद में आपको जैसे जो साइलेंट क्वेरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें जो उदित लगन होता है, जो लगन उदय हो रहा होता है प्रश्न पूछते समय, उस लगन को हमेशा देखा जाता है, उसे कालपुरुष के रेफरेंस में देखा जाता है। कालपुरुष की जो कुंडली है वो मेष लगन की मानी जाती है। सपोजिंग किसी का, यूं समझिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछने आया और आपने ताजिक का प्रश्न आपने अभी, जैसे मैंने कि आपके स्क्रीन शेयर किया था, तो आप अगर इसको देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें उदित लगन क्या है, इसके अंदर कुंभ लगन है। तो यानी कि जो प्रश्न है, पूछने वाले का जो मंतव्य है या पूछने वाला जो पूछना चाह रहा है, वो 11वें कालपुरुष का 11वां भाव है। तो साइलेंट क्वेरी में जब आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि द पर्सन इज गोइंग टू आस्क समथिंग अबाउट गेन, समथिंग अबाउट सक्सेस, रिकवरी। 11th हाउस से रिकवरी फ्रॉम डिजीजेस भी देखी जाती है, 11th हाउस से गेन देखा जाता है, 11th हाउस से लाभ देखा जाता है, 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, एम्बिशन फुलफिलमेंट का है। 11th हाउस से आने वाले जो सिग्निफिकेशंस हैं, इसका मतलब साइलेंट क्वेरी के अंदर उससे संबंधित प्रश्न का फलसफा होने जा रहा है। दूसरा है कि लगन का स्वामी कहाँ बैठा है। तो लगन का स्वामी जो बैठा होता है, आप देखिए इसमें लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, वो 12th हाउस में बैठा है। तो जो साइलेंट क्वेरी में या तो प्रश्न लगन के हिसाब से आएगा, या फिर जो प्रश्न है वो प्रश्न जो है वो लगन के स्वामी के हिसाब से आएगा। तो लगन का स्वामी जो है फॉरेन के हाउस में बैठा हुआ है, या लगन का स्वामी जो है वो इम्प्रिजनमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, इन भावों में बैठा हुआ है। तो उसका मतलब उस व्यक्ति का जो मंतव्य है या उसका जो पूछना है, वो पूछने वाली जो बातें हैं वो आइदर इट इज कनेक्टेड विद हॉस्पिटलाइजेशन और एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और फॉरेन कंट्री, और इट इज अबाउट द गेन कनेक्टेड विद ऑल ऑफ देम, और रिकवरी फ्रॉम योर रोग। इस तरीके से साइलेंट क्वेरी देखी जाती है। और जो थर्ड पॉइंट इसमें देखा जाता है कि इसके अंदर साइलेंट क्वेरी में बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो हर क्वेश्चन जो व्यक्ति पूछने वाला है आपसे, उन सब के बारे में आपको इसमें पता चलने वाला है। और वो किस तरीके से पता चलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं कि उसके दिमाग में, चूंकि उसने आपसे 9 क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो he can also ask the question from the placement of the moon, क्योंकि यहाँ पे मून का जो अगर आप देखें तो मून की जो प्लेसमेंट है इसके अंदर वो मून की प्लेसमेंट इसमें थर्ड हाउस की है। तो चूंकि थर्ड हाउस से यंगर सिबलिंग देखते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट देखते हैं, और ये सब देखा जाता है। आपके जो आपके स्पोर्ट्स वगैरह देखा जाता है, जिमिंग देखी जाती है, एक्सरसाइज देखी जाती है, राइटिंग वर्क देखा जाता है। तो इनसे संबंधित कोई वो प्रश्न हो सकता है। तो इसको लगन से देखा जाता है, या लग्नेश से देखा जाता है, या चंद्रमा की पोजीशन से साइलेंट क्वेरी देखी जाती है, या फिर चंद्रमा के डिस्पोजिटर से भी देखा जाता है। तो वो आगे आने वाले प्रश्नों में इसका डिस्पोजिटर कौन होता है, जहां चंद्रमा बैठता है उस राशि का जो स्वामी है उसका डिस्पोजिटर माना जाता है, वो मंगल है, क्योंकि वो सेकंड हाउस में है। तो वन ऑफ हिज क्वेश्चंस इज आल्सो गोइंग टू बी कनेक्टेड विद हिज फैमिली, इज द मनी पोजीशन, resourcefulness. So there are a lot of good things connected with the second house about food and other things. So it's all going to be concerned or
connected with these houses. Plus जो 7th house है, 7th house से भी प्रश्न, ताजिक का जो प्रश्न है उसका एक सब्जेक्ट आता है. So during the course of his asking 9 questions to you, he could also ask you a question pertaining to either the 7th house of a spouse or in Kalpurush, which horoscope starts with Aries. So he's likely to ask you a question about the 5th house. Children. Children. So he's going to ask you a question about children or his education or upgradation knowledge or any kind of accolades. Or 5th house is also seen for consolidation of funds and transfer from one place to another place, or sabbatical, wherein you take a leave for getting educated. So all of those things can come, or it could be beloved, or it could be mantra sadhana. So signification which are coming from the 5th house are also going to be asked by this gentleman. लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू वी जीरो इन on to the fact that there are about 13 to 15 things which might turn out to be the sequential questionings at the moment in the mind of the querent. Out of that, which one is he going to ask, and which is going to be the most important for him to begin asking you, or what has brought him to you is the most important question. So how we are going to zero in on that, क्योंकि दिस इज गोइंग टू सरप्राइज हिम. क्योंकि आप उस ताजिक के प्रश्न को बनाने के बाद आप उन सज्जन से बोलेंगे, जब आप उनसे कहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस बारे में है और ये इस वजह से आप मेरे पास आए हैं, तो उनको डेफिनेटली उनको काफ़ी आश्चर्य होने वाला है. और ये ताजिक की बड़ी खूबसूरत बात है. इसके अलावा साइलेंट क्वेरी में ये भी देखा जाता है कि जो नवमांशा में जो राशि राइज हो रही है वो लगन के किस भाव की राशि है. क्योंकि ये लगन के चौथे हाउस की राशि है, तो आप देख रहे हैं कि वो 2 नंबर यानी कि टॉरस नवमांशा में राइज हो रहा है, और वो टॉरस जो है वो चौथे भाव की राशि है इस ताज़ी कुंडली के अंदर. तो इसका मतलब है कि हिज क्वेश्चन कुड आल्सो पर्टेन टू द 4th हाउस, which could be mother or motherland or higher learning or the trusted friends. All of those things could be asked about him. इसके अलावा जब आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स व्हिच आर स्ट्रॉन्ग, जैसे इसके अंदर साइलेंट क्वेरी में ये भी देखा जाता है द हाउस व्हिच इज क्लस्टर्ड हाउस. क्लस्टर्ड का मतलब द हाउस व्हिच हैज गॉट मोर देन 2 planets is known as a clustered house. So which is the clustered house here? The 10th house is the clustered house. 10th house has got 3 planets. And in Kalpurush, the Rashi which is rising is the 8th house. So 8th house is the Ayu Mrityu Rashi, Jan Mrityu Rashi. So the question could pertain to disease, or somebody battling with the disease, or somebody having problem connected with the life and threatening of the life. So his question could be about the 8th house or about the 10th house. Next class में जब मैं इसको, when I'm going to revisit the whole thing, then I'm also going to tell you the factors by which we are going to zeroing or reduce or abridge the entire spectrum of questions which are likely to be asked. But believe you me, if you allowed that man to ask you 9 questions, so every component which is being talked about as an important component for him to touch upon asking you questions are going to be covered. जैसे इसके अंदर आप ये देखिए कि नवमांश में उदित राशि जो है वो लगन कुंडली के जिस भाव की होती है उस भाव से संबंधित क्वेश्चन होता है, और हमेशा कालपुरुष को भी देखा जाता है. तो ये 4th हाउस भी है, तो कालपुरुष में 2nd हाउस है जो कि कुटुंब का भाव है. इसके अलावा मैंने आपको बताया जो क्लस्टर्ड राशि होती है उसका प्रश्न एक होता है. और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें एक प्रेसिडेंस इसमें देना होता है. जो दुख स्थान है वो 6, 8 and 12 है. बाय एनी चांस अगर 6th, 8th and 12th इन भावों में क्लस्टर्ड प्लैनेट्स हों या इन भावों के स्वामी लगन पे बैठे हों, आप इस बात को भूल जाइएगा कि सिंसियर क्वेरी या सिंसियर क्वेरी, आप ये समझिए कि प्रश्न का जो मुद्दा है
वो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा 6, 8, 12 के लॉर्ड्स, उनमें से कोई भी लॉर्ड या उनके टुगेदर लॉर्ड अगर लगन पे, उदित लगन पे अगर बैठे हुए हैं, तो उस प्रश्न का जो मसौदा है वो उस भाव से संबंधित होगा। तो आप समझे, तो ये देखिए, मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, सो दैट आई कैन अब हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड, फैग एंड ऑफ एवरीथिंग। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट आप अपने वीडियोस को ऑन कीजिए और अपनी शक्ल दिखाइए। थैंक यू रवि जी, गोविंदर साहब, थैंक यू। नमस्कार जी, अमर साहब, क्या हाल है? आप सब लोग अनम्यूट हो जाइए, रिक्वेस्ट यू टू, बिकॉज कल हमारी क्लास जो है वो हम 12 बज के कोशिश करेंगे 20 मिनट पे शुरू करें, क्योंकि हमको रिकैप करना होता है। फातिमा, आर यू स्टिल देयर? जी सर। अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर मेरा कुछ वीडियो में कुछ मसला है, ये बाद में चेक करती हूँ, ये ऑन नहीं हो रही है, सेटिंग में शायद इशू है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कल के लिए इसको वीडियो को कन्वर्जन के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आज ही भेजूँ, लेकिन आपको हो सकता है कि कल सुबह तक ये वीडियो मिले। तो कल हम जो करेंगे वो जो साइलेंट क्वेरी के बारे में हम करेंगे और उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो और उसका एक हम यहाँ पे वो भी एक एग्जाम्पल कुंडली भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे पता चले कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सुमित जी, आप कल आप कोई क्वेश्चन आप सोच के आइएगा, या आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन सोच के लाइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को, वैसे तो बड़ा प्रीमेच्योर होगा, अभी तो बहुत जल्दी वाली बात हो जाएगी कि सर हम कुछ होमवर्क दे दीजिए सर। हैं? सर कुछ होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क तो यही है कि आप वीडियोस को आप जो है वो, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि होमवर्क में आप एक काम कर सकते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा अर्ज का लेवल जब आपका आ जाए पूरे दिन में, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू leave you all by 2:15 Indian Standard Time. So after that you got plenty of time, but when you have the extreme level of urge to ask yourself a question, that is the time you should make out a Tazik chart. Tazik chart would be a Gochari chart. ताजिक का मतलब ये है कि वो ट्रांजिट चार्ट है सर वो ताजिक का मतलब ये हो गया कि जो, एक मिनट रुकिए, ताजिक चार्ट आप अपना उस समय बनाइएगा, और जब आप वो ताजिक का चार्ट उस समय बनाएंगे तो आप लोगों को, आप उसमें कोशिश कीजिएगा ये ढूंढने की, क्या ये साइलेंट क्वेरी में ये जो क्वेश्चन मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या ये साइलेंट क्वेरी में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या वो इसका जो मसौदा है या इसका जो मैटर ऑफ दी सब्जेक्ट है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। सपोजिंग जैसे सुमित साहब है, उन्होंने दिमाग में सोचा कि आई एम थिंकिंग मोर अबाउट से about beginning of a new project or a new company. It means कारक भाव कौन सा हो गया? 10th house. It is something to deal with the 10th house. तो क्या the moment when he's asking this question to himself, is the sign when he made that Tazik chart to himself, is that sign reflected as a Capricorn sign, or is that sign reflected out of his horoscope's 10th house? ये लियो ascendant के हैं तो उनके 10th हाउस में टॉरस राशि आती है, तो क्या टॉरस राशि उदय हो रही है? क्या नवमांशा के अंदर में आइदर ऑफ देम उदय हो रहे हैं? क्या इनका चंद्रमा इस समय 10th हाउस में बैठा है? ये सारे मुद्दे आप इसमें देखेंगे और आपको ये पता चलेगा कि साइलेंट क्वेरी में इफ द सिंसियरिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज वेरी वेरी हाई, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट एन साइलेंट क्वेरी which is going to be compatible
and which is homogeneous to the subject matter which is appearing in your mind at that point in time. I assure you in that. And कभी कभी होता है कि नहीं हम बहुत बार हम लगाते हैं ताज़ी का चार्ट, तो ये हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ऐसे चांसेस बन जाते हैं, लेकिन आप उसकी परवाह मत कीजिएगा, क्योंकि स्लोली आप इस परफेक्शन पे आने लगेंगे कि व्हाट इज द राइट मोमेंट फॉर यू टू डू दैट, ये आपको पता चलेगा और आपको मिलेगा। सौमित्रा सब बोलिए क्या कह रहे हैं। सर फॉस्टर मदर, ब्रदर और सिस्टर का भाव थोड़ा बताइए। ये मैं आपको कल बताऊंगा, अच्छा। क्योंकि असल में अब हमारा बिल्कुल वी आर द फैग एंड ऑफ द एंटायर थिंग, सो आई टेल यू आई नो द आंसर, बट द पॉइंट इज विल बी डिरेल्ड बिकॉज़ आई एम सीइंग मिस्टर अमर जे दास हैज अ क्वेरी which might be pertaining to the present subject. हाँ सर, अमर बोल रहा था सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था सर, जैसे सर आप लोग जो अभी तो वर्चुअल क्लास हो रहा है, जैसे हम लोग को फेस टू फेस जैसे क्लास होते हैं उसमें जैसे सर कोर्स मटेरियल्स भी होते हैं, तो सर हम लोग कोई अवेल कर सकते हैं सर कोर्स मटेरियल को, उसको पे करके ताजिक के सर? अच्छा, मैं आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको मैं मैं खुद भी इसका कोर्स मटेरियल तैयार कर रहा हूं, जो मैं आपके उसमें मैं शेयर करूंगा इन वीडियोस में, और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तो वो इसमें वीडियो के अंदर में कैप्चर होगी, और आप उससे ट्रांसक्रिप्टिंग का जो काम है वो आपको खुद करना होगा। This becomes a very I'm sure that it's going to be very enjoyable exercise for you when you do watch the video. You look into the templates being shared on the screen, and you take in notings, and I'll also see to it that you are able to get to those templates also being shared on your mails, so you can take out a printout to have the hard copies in front of you. But it would be a very premature time to suggest to you to go in for a book on Tazik. Okay, sir. Because that might be a little confusing, because I'm you straight away coming from the notes of my Guruji, so I'm following them in totality. So I think there'll be a time when I would definitely suggest you to go in for some books also. That would be only an add-on at that appropriate time. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So we are going to end the course class today, unless somebody has some question. Otherwise, we can quit, and good day to all of you. If somebody has to ask something, then we can. तो चलिए साहब, आप लोगों को अच्छे दिन की शुरुआत की कामना के साथ we finish this today. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Tomorrow we are going to assemble by 12:20 p.m. tomorrow Sunday. Thank you so much. Right. Thank you.